10 मिलीग्राम की गोली ब्लड प्रेशर के लिए आपने ली तो वो आपका बीपी सही करती है। लेकिन अगर वही 10 मिलीग्राम की गोली आपके यूज की नहीं है, हम क्या करते हैं, ये एकदम से नहीं फेंकते हैं, इसके लिए वेट किया जाता है दिवाली का। दिवाली में जब साफ सफाई होती है तो ऐसा लगता है, तो वो क्या करते हैं कि वो सारी की सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं कि इसमें से आप चेक कर लीजिए कौन सी फेंकने वाली है। हाँ जी। कोई ये नहीं बात करता कि इसको कैसे डिस्पोज करना है, सिर्फ यही बोला जाता है कि इसमें से फेंकने वाली दवाई कौन सी है, मतलब एक्सपायर जो हो चुकी है उनको फेंक दीजिए। जितनी भी ये बायोमेडिकल वेस्ट से हमारा मतलब आता है कि जब भी हम अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा वो हमारा ब्लड लेता है, तो कैनुला भी हो गया उसके अंदर, जिसके अंदर ब्लड इकट्ठा किया जाता है, वो बॉटल भी हो गई, प्लास्टिक बॉटल। तो ऐसी टाइप की सारी चीज़ें, दिल्ली में एक एरिया है नरेला, वेस्ट दिल्ली के अंदर पड़ती है जगह, कि बायोमेडिकल वेस्ट को उन्होंने रीयूज करना स्टार्ट कर दिया, रिसाइकिल करना स्टार्ट कर दिया। और उससे क्या बन रहा था, अब आप सरप्राइज होंगे, वहाँ पे जो चीज़ें बन रही थी वो बन रही थी डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स, और छोटे बच्चों के जो टॉयज जो बच्चे मुंह में लेके घूमते हैं उस टाइप के टॉयज। सोचिए घर के मेडिसिन कैबिनेट में पड़े वो पुराने एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, कफ सिरप्स और विटामिन जो कभी खत्म नहीं हुए। क्या आप जानते हैं इनका गलत इस्तेमाल या बेमकसद जमा रहना कितना खतरनाक हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए? तो रेडियो महारानी से मैं हूँ गीत, और आज रेडियो वाला पॉडकास्ट की जर्नी में मेरे साथ हैं डॉक्टर तरुण विरमानी, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जो आज फार्मेसी के कोड को डिकोड करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रेडियो महारानी जी, जिन्होंने मुझे एक ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे आके मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस कर सकूं, अनयूज मेडिसिन्स के बारे में और एक्सपायर मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस कर सकें। और शायद हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के बाद कुछ लोग शायद अवेयर हो सकें, बिकॉज हम जर्नी जो स्टार्ट करते हैं वो जर्नी स्टार्ट करने पे हम ये नहीं सोचते कि एक साथ सारे लोग जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत अगर हम 4 लोगों से भी करते हैं और 4 फिर वो आगे जब बढ़ते जाएंगे तो शायद हमारा एक कारवां बन जाए और जो हम बात पहुंचाना चाहते हैं अपने पब्लिक तक, कम्युनिटी तक, वो जरूर पहुंचे। बिल्कुल, तो आज बात पहुंचेगी। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जो एक्सपायरी मेडिसिन होती हैं क्या हेल्थ पर असर पड़ता है? क्योंकि लोग अक्सर यही कहते हैं डेट ही तो गई है, दवा तो वही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन एक्सपायर क्यों हुई, ओके, या फिर घर पे जो अनयूज मेडिसिन है वो अनयूज्ड क्यों रह गई। क्योंकि शायद हर कोई इस बारे में बात करता है कि ये मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है जी, लेकिन इस बारे में बात नहीं करते कि वो अनयूज क्यों रह गई और एक्सपायर क्यों रह गई जी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, आजकल की जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, और इस बिजी लाइफ में हम शायद अपने बारे में भी ध्यान नहीं रख पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे सुबह हम निकलते हैं जब, तो इतनी जल्दी में होते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर 8 बजे अगर हमें मेट्रो लेनी है तो उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग टाइम अपना एडजस्ट करके चलते हैं, और अगर घर में सुबह उठने से हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ हमारी घर पे रह जाती है, उसमें से दवाई भी एक होती है। ओके। और जब दवाई घर पे रह गई तो आपने वो एक टाइम की दवाई मिस कर दी। आप ऑफिस जाएंगे वो दवाई तो मिलेगी नहीं आपको जी, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आपके घर पे मेडिसिन रखी है तो मैं एक्स्ट्रा क्यों परचेज करूँ। हाँ जी। अब एक्स्ट्रा क्यों परचेज करूँ, यहाँ पे फिर एक और नई कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि जब एक डोसेज रेजिमेन बेसिकली डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं कि ये दवाई आपको 3 दिन खानी है, या ये दवाई आपको 4 दिन खानी है, या 10 दिन खानी है, या 1 महीने का डोसेज रेजिमेन स्टार्ट होता है जी, तो वो डोसेज रेजिमेन पूरा हो ही नहीं पाता। रीजन क्या है, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद हम हेल्दी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद लगते हैं कि नहीं अब हमें दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी केमिकल जा रहा है बॉडी के अंदर, और वो अननेसेसरी केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ जी। तो एक तो ये रीजन आ गया। दूसरा रीजन, हम भूल जाते हैं क्योंकि हम बिजी बहुत हैं, हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है, exactly, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हम इतना मतलब खराब हो चुके हैं कि हम शायद अपना भी ध्यान नहीं रख पाते हैं जी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से। जैसे सपोज करो आपके ही कोई कलीग हैं, उन्होंने एक्स दवाई खाई थी, एक्स दवाई खाने के बाद वो ठीक हो गए, वही सेम प्रॉब्लम आपको हुई, उन्होंने आपसे पूछा आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया मैं तो एक्स ले रहा हूँ। आपसे पूछा, आपने कहा मैं वाई ले रहा हूँ, तो आप तुरंत उस एक्स से इन्फ्लुएंस होंगे जी। चौथी चीज अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट आती है। जैसे सपोज करो कोई किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है,
तो ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर ने एक डोज रिकमेंड की है आपको, एक मेडिसिन बताई है, लेकिन आपके ऑफिस में या आपके कोई नॉन थे या फिर आपके कोई रिलेटिव थे जो आपसे एज में भी बड़े थे, तो आप उसकी बात से भी इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। वो कहते हैं ये तो योगा से ठीक हो जाएगा। ठीक है, योगा से आपका ठीक तो हो गया, लेकिन दवाई तो घर पे इकट्ठी हो गई। अब वो जो एक्यूमुलेशन हुआ, वही एक्यूमुलेशन फिर अल्टीमेटली एक्सपायर मेडिसिन की तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि जब दवाइयाँ इकट्ठी हो गई तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करता है कि अब ये इकट्ठी हुई दवाई एक्सपायर होंगी। अब बात आती है कि एक्सपायर दवाइयाँ क्या करती हैं, वो नुकसान किस हद तक पहुंचाती हैं। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स तो ऐसा कहती हैं कि एक्सपायर दवाइयाँ लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि उसकी जो पोटेंसी है वो पोटेंसी कम हो चुकी है। अब जब जिस पर्पस के लिए आप दवाई को लेना चाह रहे थे वो ही पोटेंसी नहीं बची, तो उस दवाई को लेने का क्या फायदा। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बाद में कुछ डिटोरिएट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट भी पड़ते हैं। तो इसीलिए ही तो एक्सपायरी डेट एक दी गई है। अगर इससे कुछ मतलब नुकसान ही नहीं होता तो फिर सरकार ने इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जब भी आप कोई मेडिसिन खरीदने जाएं तो सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक करें। वो मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात नहीं करते, वो बैच नंबर की बात नहीं करते। तो एक्सपायरी डेट का इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि हम शायद कोई भी ईटेबल आइटम्स लेते हैं, वो खाली मेडिसिन नहीं, कोई सी भी मेडिसिन हम उसको नहीं लेते। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि इसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के तहत उसके अंदर एक गाइडलाइन निर्धारित की है कि इस समय सीमा के बाद आपको ये दवाई नहीं लेनी है। जी सर, लोगों की हेल्थ पर तो असर होता ही है, लेकिन अक्सर जब एक्सपायर हो जाती है मेडिसिन तो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। जी, इन्वायरमेंट को किस तरह से हार्म कर रही है? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर हम यही चीज़ देखते हैं कि डस्टबिन के अंदर मेडिसिन जाती है या फिर हम नालियों में फेंक देते हैं। तो अब ये देखिए कि अगर वो मेडिसिन एक 10 मिलीग्राम की गोली ब्लड प्रेशर के लिए आपने ली तो वो आपका बीपी सही करती है। लेकिन अगर वही 10 मिलीग्राम की गोली आपके यूज़ की नहीं है, हम क्या करते हैं, ये एकदम से नहीं फेंकते हैं। इसके लिए वेट किया जाता है दिवाली का। दिवाली में जब साफ सफाई होती है तो घर के अंदर जो भी चीज़ हमें ऐसा लगता है, खासतौर पे हमारी मदर को तो ऐसा लगता है, तो वो क्या करते हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि इसमें से आप चेक कर लीजिए कौन सी फेंकने वाली है। हाँ जी। कोई ये नहीं बात करता कि इसको कैसे डिस्पोज करना है। सिर्फ यही बोला जाता है कि इसमें से फेंकने वाली दवाई कौन सी है, मतलब एक्सपायर जो हो चुकी है उनको फेंक दीजिए। अब ये बताइए कि पानी के अंदर जब जाएगी तो पानी के अंदर भी तो एक्वेटिक लाइफ है जी। आपने देखा होगा पॉन्ड्स के अंदर मछलियाँ कम होती जा रही हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? वही मछलियाँ उस दवाई को खाएंगी तो एक केमिकल तो जा रहा है उसके अंदर। अननेसेसरली किसी भी केमिकल का बॉडी के अंदर जाना वो नुकसान पहुंचाता है। हमारी बॉडी इतनी समझदार है, अगर आप पानी भी पीते हो वो पानी भी बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू यूरिन। तो जो दवाई खा रहे हो वो दवाई अगर पूरी बॉडी से बाहर नहीं निकली तो अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएगी जी। अब एक्वेटिक लाइफ की मैं बात कर रहा था, तो बहुत सारे ऐसी ड्रग्स हैं जो पानी के अंदर भी उगती हैं, जिन्हें हम मैराइन सोर्स ऑफ ड्रग बोलते हैं, जो पानी के अंदर जड़ी बूटियां हमारी बनती हैं। तो वो पेड़ पौधे नहीं बन पाएंगे, वो पनप नहीं पाएंगे, जो उसको ग्रोथ चाहिए, जो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। दूसरी चीज, अब आपने क्या किया, डस्टबिन के अंदर डाल दिया। अब वो डस्टबिन वाली सारे कहीं तो कलेक्शन पॉइंट होगा, घर घर से कलेक्शन इकट्ठा हुआ, वो जाके एक डंप यार्ड पे जाएगा। और कहीं दूर की बात नहीं करता, मैं अपने फरीदाबाद की ही बात करता हूँ। कुछ समय पहले एक डंप यार्ड बीपीटीपी के पास में हुआ करता था, तो वहाँ पे शायद गार्बेज वाले कम लोग आते थे जी। लेकिन वहाँ पे जो हमारे गाय हैं, भैंस हैं, जितने भी ये पशु थे वो वहाँ पे जाके उसको खाते थे जी। अब ऐसी चीज़ें, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो केमिकल हो, अगर एनिमल्स के उसमें जा रही है तो वो उनको भी तो नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल। तो आप ये मत सोचिए कि खाली आपने दवाई जो आपके यूज़ की नहीं थी उसको फेंक दिया तो किसी को नुकसान नहीं होना, एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा। रीज़न क्या है, वो अर्थ क्रस्ट में जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी को भी ख़राब करेगी, पानी के अंदर जाएगी तो एक्वेटिक लाइफ को ख़राब करेगी, और अगर ओपन में फेंक दिया तो ये जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनकी भी लाइफ को डेंजर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम ये सोचते हैं कि उसको डस्टबिन में फेंक दें जो एक्सपायर हो गई है, लेकिन ये नहीं सोचते कि डिस्पोज कर दें इसको जी। तो एग्जैक्टली क्या तरीका है उस मेडिसिन को डिस्पोज करने का? देखिए, डिस्पोजल के जो मैकेनिज्म है, इसके लिए फिर से मैं जाता हूँ फार्मा कंपनीज के पास। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि फार्मा कंपनी डिस्पोजल नहीं करती,
फार्मा कंपनी के पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिस्पोजल करने के। ओके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो दवाई मेडिकल स्टोर पे है, जो दवाई जो हमारे स्टॉकिस्ट रहते हैं उनके पास है, अगर वो दवाई वहाँ पे एक्सपायर हो रही है तो फार्मा कंपनी को रिटर्न बैक पॉलिसी होती है। ओके। लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है जो बात करने का वो ये है कि जो दवाइयाँ घर पे हैं, क्योंकि मेरे को अगर मेडिसिन परचेज करनी है या आपको मेडिसिन परचेज करनी है तो आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना है मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर के अलावा तो दवाइयाँ कहीं से ले नहीं सकते आप। Exactly. तो जब मेडिकल स्टोर के अलावा दवाई कहीं से मिलती नहीं है तो मेरे अगर घर पे अनयूज्ड है या फिर एक्सपायर मेडिसिन है, वो डस्टबिन का वेट क्यों करें? उसके लिए भी मेडिकल स्टोर पे प्रोविजन आना चाहिए। बिल्कुल। अब इसके लिए बात हुई कि यहाँ पे कहाँ ऐसी दिक्कत है जो दिक्कत आ रही है, क्यों मेडिकल स्टोर वाले एक बॉक्स नहीं लगा के रखते, क्यों टेक बैक ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए बात हुई कि कंपनीज हमसे तो ले रही हैं दवाइयाँ, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी ड्राफ्ट ही नहीं है कि कस्टमर से ली जाए। क्योंकि कस्टमर से लेना क्यों कॉस्टिंग इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा? एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है इंसिनरेटर, जिसको हम भस्मक यंत्र बोलते हैं। वो बेसिकली क्या करता है, पूरी की पूरी मेडिसिन की भस्म बना देता है, राख बना देता है। उसकी कॉस्टिंग आती है जी लगभग 10,000 रुपये पर टन। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं छोटे से सिर्फ एक स्टेट की बात करता हूँ जिसको हम अपना कैपिटल बोलते हैं, दिल्ली। जी। कोरोना टाइम की बात करूँगा। उस कोरोना टाइम में आप एक दिन का बायोमेडिकल वेस्ट या फिर फार्मास्यूटिकल वेस्ट लगभग 70 से 80 टन था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बोला है। अब आप खुद इमेजिन करिए कि 70 टन सिर्फ एक दिल्ली से निकल रहा है वेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय 10,000। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना फार्मा कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो अब फार्मा कंपनी की भी कोई गलती नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। रीज़न क्या है कि मेडिसिन उसने आपको दी, शायद इतना तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी कंपनी जितना उसको डिस्पोज करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। Exactly. तो यहाँ तो गवर्नमेंट को भी एक स्टेप लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, एक्वेटिक लाइफ के बारे में सोचना है, जितने भी एनिमल्स हैं इसके बारे में सोचना है, तो एक हमारी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसको हम CSR एक्टिविटी कहते हैं, उसके तहत फार्मा कंपनीज को भी आगे आना पड़ेगा। सरकार को भी कुछ सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसी पॉलिसीज ड्राफ्ट हों जिसके अंदर हम ज़्यादा नहीं, 100% नहीं, 50-50 का प्रोविज़न आ जाए। और आई थिंक लोगों को ज़्यादा सोचना पड़ेगा। देखिए, लोगों सारी शुरुआत तो हमसे ही होनी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम जागरूक ही नहीं होंगे तो शायद इस डायरेक्शन में हम सोचेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली अप्रोच हो गई कि उसको हम इंसिनरेट कर सकते हैं। अच्छा, घर पे जो दवाइयाँ बचती हैं उसका क्या करना है? उसके लिए एक सबसे सिंपल फिलॉसफी है। आपने देखा होगा कि घर पे हम सीमेंट यूज़ करते हैं जब घर बनता है। तो आप कुछ मत करिए, एक सीमेंट की एक लेयर बनाइए। घर पे आप सीमेंट मार्केट से परचेज करके ला सकते हैं जी। तो जो आपके घर पे, क्योंकि आपके घर पे मुश्किल से 100-200 ग्राम की करीब दवाइयाँ मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी टोटल। अगर आप सारा इकट्ठा भी कर लेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट एड बॉक्स में भले वो 1,000 रुपये की दवाई हो, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है कोई 500 मिलीग्राम की है, कोई 100 की है और कोई 10 मिलीग्राम की है जी। जो वेस्ट हो चुकी है, आपने एक सीमेंट लिया, सीमेंट की एक लेयर बनाई, उसके ऊपर सारी दवाइयों को क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद उसके ऊपर स्प्रेड कर लीजिए। आप स्प्रेड करने के बाद फिर से सीमेंट की लेयर बना दीजिए और बंद कर दीजिए, काम खत्म। ये तो है कि घर पे हम उसकी टाइल्स भी बना सकते हैं, मतलब सीमेंट की आपने एक ईंट सी बना दी और उसको आप कहीं पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपने क्या किया। अच्छा, WHO और FDA ने ये भी बोला है कि कुछ ड्रग्स को आप फ्लश भी कर सकते हैं। अब फ्लश कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो इसका मतलब उनके अंदर नुकसान पहुंचाने वाली टेंडेंसी नहीं है, लेकिन उसकी लिस्ट है जो कि FDA ने दे रखी है। उस लिस्ट के अलावा जाएंगे तो नुकसान पहुंचेगा एनवायरनमेंट को। इसके अलावा एक और सिंपल अप्रोच है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी बायोमेडिकल वेस्ट होती है जी। और बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड मैं आपको एक वो बताता हूँ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में। जितनी भी ये बायोमेडिकल वेस्ट से हमारा मतलब आता है कि जब भी हम अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा वो हमारा ब्लड लेता है, तो कैनुला भी हो गया उसके अंदर, जिसके अंदर ब्लड इकट्ठा किया जाता है, वो बॉटल भी हो गई, प्लास्टिक बॉटल। तो ऐसी टाइप की सारी चीज़ें, दिल्ली में एक एरिया है नरेला, वेस्ट दिल्ली के अंदर पड़ती है जगह, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था प्लास्टिक के लिए, उसे रीयूज़ करो। ओके। हर कोई रिड्यूस रीयूज़ है ना, सारा लोग चिल्लाते हैं। उन्होंने इतना सीरियसली ले लिया कि बायोमेडिकल वेस्ट को उन्होंने रीयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, रिसाइकिल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब रिड्यूस करना छोड़ दिया, रीयूज़ भी कर रहे हैं और रिसाइकिल भी कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि
वेस्ट दिल्ली में कम से कम 4 से 5 यूनिट्स ऐसी थी जो पकड़ी गई थी जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीट हो रहा था। और उससे क्या बन रहा था, अब आप सरप्राइज होंगे, वहाँ पे जो चीज़ें बन रही थी वो बन रही थी डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स और छोटे बच्चों के जो टॉयज जो बच्चे मुंह में लेके घूमते हैं उस टाइप के टॉयज। अब आप ये सोचिए कि इस टाइप की चीज़ों से हमारी जो शादियों के अंदर हम जाते हैं खाना खाते हैं, अधिकतर सारी डिस्पोजेबल क्रॉकरीज रहती हैं, तो वो उसके अंदर बन के आ रही हैं। तो उन यूनिट्स को इमीडिएटली सील किया गया जी। तो प्रॉब्लम मतलब एक से हट के दूसरे पर कहाँ शिफ्ट हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा जी। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट अप्रोच होती है जिसके थ्रू भी हम उसके अंदर बेसिकली हम केमिकल डालते हैं, जितना भी वेस्ट है एक टैंक बनाया जाता है, उसके अंदर हम केमिकल डाल दिया जाता है। उस केमिकल से हम वो बेसिकली क्या करता है, वो डिसइंफेक्टेंट होता है। एक्चुअली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है डिसइंफेक्टेंट। आपने देखा होगा घर पे भी हम पोछा लगाते हैं तो फिनाइल के पोछे लगाए जाते हैं। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ वहाँ पे किया जाता है। तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो जब हम उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट एक कंसंट्रेशन सुटेबल हर एक बेसिकली उस कंपाउंड के लिए है तो उतनी डाल दी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो पूरी की पूरी न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर उसके बाद उस वेस्ट को आप कहीं भी डाल दीजिए। तो इस टाइप की कुछ अप्रोचेज हैं जो कि की जा सकती है। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी, जो ये ड्रग्स होते हैं इनका अप्रूवल कहाँ से मिलता है? जी, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। हालांकि फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स अगर सुन रहे होंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी। हर कंट्री की अपनी एक अथॉरिटी है, अपनी एक गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग हर कंपनी, हर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जी। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी है जो कि ड्रग को अप्रूवल देती है। उसके अप्रूवल के बिना कोई भी ड्रग मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकती जी। उसको कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक फॉर्म होता है जिसका नाम है NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। वो फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जाके वो प्रोसेस स्टार्ट होती है जिससे कि ड्रग को अप्रूवल मिलता है। अब जैसे मैं दूसरी कंट्री की बात करूं तो जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ वहाँ कंट्री को देखेगी। वहाँ पे जितनी भी फार्मा कंपनीज होंगी, चाइना की अलग देखेगी, जापान की अलग देखेगी, ऑस्ट्रेलिया की अलग देखेगी जी। सर कुछ लोगों को ना ये डर होता है, और मैं आज ये आपसे जानना चाहूँगी, ये डर जो है ये सच है या ये सिर्फ एक मिथ है कि कुछ दवाइयों को एक्सपायर होने के बाद फिर से मार्केट में बेच दिया जाता है? क्या ये रियलिटी है या सिर्फ मिथ है? देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आप साउथ की मूवीज बहुत देखते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है। हाँ, मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि CDSCO ये बहुत सख्त है इन सब चीज़ों के मामले में कि कोई भी ड्रग मतलब पहली तो ये कि मार्केट में आएगी नहीं क्योंकि इसके 4 फेज कंप्लीट करने जरूरी होते हैं। फेज 3 जब कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाते हैं। इनफैक्ट इतनी पैनी नज़र होती है कि मार्केट पे लॉन्च होने के बाद भी ड्रग को सर्विलांस के अंदर रखा जाता है। उसका पूरा प्रॉपर सर्विलेंस होता है। इन केस अगर किसी भी ड्रग प्रोडक्ट में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैं आपको बताऊँ। जैसे सपोज करो आप एक एक्स ड्रग खाते हैं, एक्स ड्रग से आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ, तो अब ये बताइए उस साइड इफेक्ट की रिपोर्टिंग कहाँ पे करते हैं आप नहीं कर पाते। बिल्कुल। आप सिर्फ डॉक्टर को जाके बताते हैं कि डॉक्टर साहब कल ये वाली दवाई ली थी, उससे मेरे को रैशेस हो गए। प्रॉपर एक रिपोर्टिंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था इंडिया के अंदर, लेकिन अभी इंडिया के अंदर रिपोर्टिंग का भी मैकेनिज्म आ चुका है। एक ऐप है जो कि हमारे गाजियाबाद के अंदर एक ऑफिस है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑफिस, वहाँ पे एक फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम चलता है जी। उस प्रोग्राम का जो मेन इनिशिएटिव है, जितने भी ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं उन साइड इफेक्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करना। मींस ऑल ओवर इंडिया में X पर्सन ने दवाई खाई, एक हरियाणा में खा रहा है, एक बिहार में खा रहा है, एक राजस्थान में खा रहा है। पूरा डेटा है उनके पास। डेटा तो पहुंचाना पड़ेगा। अभी उनके पास कोई डेटा नहीं है। डेटा कौन बनेगा? हम बनेंगे। मैंने दवाई खाई, मैंने रिपोर्टिंग ही नहीं की। और जब वो रिपोर्टिंग ही नहीं होगी तो कंपनी को कैसे पता लगेगा कि इसकी दवाई में साइड इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे वो लिमिटेड पॉपुलेशन के साथ हुए थे। अभी 135 करोड़, मैं 135 करोड़ की क्यों बात करता हूँ, बाहर भी तो जा रही हैं दवाइयाँ। कोरोना टाइम में जैसे हमने डिस्कस किया कि कोरोना टाइम में तो हमने पता नहीं कितनी कंट्रीज को दवाई भेजी है। तो इतनी पॉपुलेशन को अगर दवाई जा रही है तो हर एक का जेनेटिक मेकअप भी अलग होता है बॉडी का,
क्योंकि एक दवाई अगर आपको असर कर रही है जरूरी नहीं है कि वो मुझे भी करे। बिल्कुल। तो हर एक जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग हर एक ड्रग का साइड इफेक्ट भी अलग हो सकता है जी। और जब वो साइड इफेक्ट अलग होगा और उसकी अगर रिपोर्टिंग नहीं हुई, भाई अगर आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है ना फिर से, तभी आप डॉक्टर को बताएंगे, फोन करके नहीं बताएंगे डॉक्टर साहब इस वाली दवाई का ये साइड इफेक्ट आया था। तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम आप प्ले स्टोर पे एक ऐप है, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी पूरी की पूरी वो भी दे सकते हैं रिपोर्टिंग। एक टोल फ्री नंबर है उनका, तो आप वहीं वेबसाइट पे जाएंगे तो देखेंगे ड्रग की जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करिए, वहां पे आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ स्टार्ट हो चुकी है जी। दूसरी चीज़, अब आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर देता हूँ कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एक्सपायर होने के बाद कंपनीज के बाद जब वापस चली जाती हैं, क्या वो उनको फिर से यूज़ करते हैं? देखिए, जितनी भी फ्रंट लाइन कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं या फिर छोटी भी कंपनीज हैं, इस टाइप की प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है। और अगर होगी तो शायद गवर्नमेंट के उसमें नहीं आई होंगी क्योंकि इस टाइप के केस अगर आए होते तो मीडिया में जरूर आते हैं। बस साउथ मूवीज में आते हैं। मूवीज में तो आते हैं। सर, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हर बॉडी के अकॉर्डिंग दवाइयाँ होती हैं, लेकिन लोग अक्सर जब जहाँ पे भी पेन होता है पेन किलर्स खा लेते हैं। पेन किलर तो सेम है लेकिन उसको हर कोई इंसान खा रहा है, तो उसका बॉडी पर कितना असर पड़ता है ये पेन किलर्स का स्पेशली? जी चलो, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी। अब सपोज करो आपको बुखार हुआ। हाँ जी। सबसे पहली चीज, बुखार एक बीमारी नहीं है जो कि लोग समझते हैं। हाँ, बीमार था, ठीक है ना, ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। सपोज करो आपको टाइफाइड है, आपको फीवर होगा। आपको मलेरिया है, आपको फीवर होगा। आपको थकावट हुई, आपको फीवर होगा। अब आप ये बताइए कि आपको थकावट हुई, उसके लिए पैरासीटामोल ले लिया, वो असर कर जाएगा जी, क्योंकि वो एंटीपायरेटिक भी है जी। लेकिन अगर आपको मलेरिया है या आपको टाइफाइड है, उसके लिए भी अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हो और आप कंटिन्यू ले रहे हो, आपके तो मेरा बुखार ही नहीं जा रहा, वो जाएगा ही नहीं। रीजन क्या है? वहां पे टाइफाइड है, टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी है। तो आपको जो दवाई लेनी पड़ेगी वो साल्मोनेला टाइफी को जो इनहिबिट कर सके वो लेनी है। अब आपका जो क्वेश्चन था, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जी। जो आपने बोला कि हमें अल्टीमेटली सिर्फ यही चीज पे ही ध्यान रखना है कि जोन सी, अच्छा उसी से रिलेटेड एक और बात पे जाऊंगा। एक मेडिसिन, मतलब एक आजकल जो इंडिया के अंदर सिनेरियो चल रहा है उसका नाम है प्रिसीजन मेडिसिन। प्रिसीजन मेडिसिन क्या कहता है? जो जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग है, राइट मेडिसिन फॉर अ राइट पेशेंट एट अ राइट टाइम। आज जो सिनेरियो है वो चेंज होने वाला है। आप देखेंगे अगले 3-4 साल के अंदर पूरे इंडिया के अंदर ये चीज़ प्रॉपरली फॉलो होने वाली है जी। अभी क्यों नहीं हो पा रही, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम अपना गाड़ी खरीदते हैं, नहीं उसकी सर्विस करवा लेते हैं। 1 महीने का टाइम होता है, 2 महीने का टाइम होता है, आपको जाना है सर्विस करवाने के लिए। हम अपनी सर्विसिंग कब करवाते हैं? बड़ा सुन के अटपटा सा वर्ड लग रहा होगा, सर्विसिंग जी, है ना। ये सर्विसिंग से मतलब है कि हमने अपना ब्लड टेस्ट लास्ट कब करवाया था, पूरी बॉडी स्कैन कब हुआ था हमारा। सर, इससे तो मुझे लगता है लोगों को डर लगता है कि बॉडी चेकअप कराएंगे तो कहीं कोई बीमारी ना निकल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इनफैक्ट ऐसे भी चीजें हैं कि अगर हमने ब्लड टेस्ट कराया हाँ। या पूरा जब भी बॉडी स्कैन कराया और उसके बाद अगर कोई रिपोर्ट में सब कुछ सही आया हाँ। तो हमें ऐसा लगता है हमारे पैसे खराब चले गए। ऐसा भी है बिल्कुल। तो इसी वजह से लोग जब बीमार होते हैं तभी वो टेस्ट कराते हैं हाँ। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि हर साल पूरी बॉडी का एक स्कैन होना चाहिए जी, ताकि पता लग सके कि हमें कौन सी बीमारी है। इसे मैं सिंपल सी बात बोलूँगा कि हम अपनी गाड़ी का चेकअप करा रहे हैं, जो कि हम रेगुलरली कराते हैं। हम एक बाइक का कराते हैं, सोचिए जी, है ना। बाइक तो 10 साल के बाद, अब तो गवर्नमेंट ने 15 साल का वो रूल निकाल दिया है कि उसके बाद आपको बाइक हो, गाड़ी हो, जो भी है वो डिस्कार्ड करनी है जी। लाइफ तो पता नहीं कितने साल चलनी है, उसके बारे में सोचा ही नहीं जाता। एग्जैक्टली शुरू के 15-20 साल हम ऐसी स्टेज में होते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया होता है, हमें बीमारी ही नहीं होती। जो सिंपल छोटी मोटी बीमारियाँ सबको होती हैं, एक्चुअल में 40 के बाद स्टार्ट होती हैं जी। तो मेरा तो सब लोगों से सिर्फ यही सजेशन है कि 40 के बाद एटलीस्ट, और कुछ नहीं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उसको सही करने के लिए, क्योंकि 40 के बाद जितनी भी बीमारी हो रही है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रही है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब है आपको बीमारियां होंगी, और वो बीमारियां सिर्फ मेटाबॉलिज्म सही करने के बाद ही हो सकती हैं। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट आपने देखा होगा 25 से 30 तक की उम्र है, लगभग 25 क्यों 15 से 30 तक की उम्र वाले बहुत मिलेंगे आपको जिम में, लेकिन 45 से ऊपर वाले रेयरली मिलते हैं। जरूरत वहीं पे है। एग्जैक्टली एंजाइम्स जो बॉडी के अंदर हैं, जो सारा काम करते हैं,
उनकी भी तो एजिंग होती है, और उनको तरोताज़ा करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सर एक और सवाल है, वैसे हम डाइट से या एक्सरसाइज से तो अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, शायद हमें किसी दवा की नीड ही ना हो, लेकिन हमें फिर भी अपने फर्स्ट एड बॉक्स से कौन सी दवाइयों को बिल्कुल गायब कर देना चाहिए? यहाँ हम प्रमोशन किसी दवाई का नहीं करें, लेकिन फिर भी लोगों की अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन मुझे लगता है ज़रूर बनता है। जी देखिए, गायब करने वाली बात तो ऐसी है कि एंटीबायोटिक आपके बॉक्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको मौसम अभी चेंज हो रहा है तो सब लोगों को अधिकतर थ्रोट इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। हाँ जी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ पे शायद जिसने फार्मेसी की पढ़ाई नहीं की या जिसने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की वो भी जानता है कि एक्स दवाई खाने से मेरा फीवर सही हो जाएगा। हाँ। और ये वाली एंटीबायोटिक खाने से मेरा थ्रोट इन्फेक्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर जो मुझे लगता है वो एजिथ्रोमाइसिन है, एक ड्रग। ओके। मैं किसी कंपनी के उस पर नहीं जा रहा, एजिथ्रोमाइसिन एक सॉल्ट का नाम है, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इन दिनों जब आपको थ्रोट इन्फेक्शन होगा। और एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, पहली बात तो मिल कैसे रहा है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक लिया गया और उसका कोर्स पूरा नहीं किया गया तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी बॉडी के अंदर। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको बड़ा सुन के अच्छा सा लगेगा। एंटीबायोटिक की जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप एक लोकल जगह पे हैं जहाँ पे आपका इलाज चल रहा है, आप सही नहीं हो रहे, डॉक्टर को आपने कहा कि मेरे को असर नहीं हो रहा तो आप दवाई चेंज करिए, नहीं तो हम आपको चेंज करेंगे। तो अधिकतर हम डॉक्टर को चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अभी क्या है कि हम एक्स से जगह वाई पहुंच गए। हाँ। वाई पहुंचे, वहाँ पे भी असर नहीं हुआ। फिर क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि आप रेफर कर दीजिए कहीं किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जी। तो वो आपको दूर दराज कहीं अच्छे हॉस्पिटल के अंदर रेफर करते हैं। वहाँ पे जाते ही इमीडिएटली आप सही हो जाते हैं। हाँ। 2 दिन के अंदर ही। हम क्या कहते हैं कि एक्स जगह वाले डॉक्टर तो बीमारी ही नहीं पकड़ पाए, तो बीमारी तो पकड़ पाए थे लेकिन एक्चुअल में आपने दवाइयाँ इतनी खा रखी थी कि वो जो दवाई वो दे रहे थे उसका बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका था। ओके। मैं आपको एक छोटा सा, ये थोड़ा सा मतलब फनी एलिमेंट है, उसको आपको समझाता हूँ। आप चाय पीते होंगे जी। तो सुबह सुबह कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है, या दिन में ऐसा कहते हैं कि हम दिन में 3 चाय ले लेते हैं। अगर किसी दिन आपको चाय ना मिले तो आपका क्या हाल होगा? आपको मतलब ऐसी फीलिंग आएगी कि आज तो चाय ही नहीं मिली, आज तो चाय ही नहीं मिली। आप छटपटाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि बॉडी ने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली है कि आपको चाय मिलनी ही चाहिए। तो सेम ऐसे ही जैसे ही हमें सिर में दर्द होता है तो हम एक दवाई खा लेते हैं, और दवाई खाने के बाद आपको पता है कि दर्द तो वैसे भी सही हो जाएगा, लेकिन दवाई खाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है बस हमें। वो सेटिस्फेक्शन के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। बॉडी के अंदर जो WBCs हैं उसका भी तो कुछ काम है। बॉडी जो बनी है, पूरा सिस्टम जो बना है, वो सिस्टम पूरा का पूरा अच्छे तरीके से भगवान ने फॉर्मुलेट किया है, और हर चीज़ की अंदर ही बॉडी के अंदर सब चीज़ें हैं, और उसको हम काम करने का मौका ही नहीं देते। और जब उसको मौका नहीं मिलेगा तो WBCs तो अपना फंक्शन ही नहीं दिखा पाएंगे। तो उसको पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, दवाई आई जाएगी। अब क्या होगा, बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब आप एक दवाई से सही नहीं होने वाले। जैसे कि 500 मिलीग्राम की पैरासीटामोल से अब किसी को असर भी नहीं होता, अब 650 mg पैरासीटामोल खानी पड़ती है। तो ये क्या कर रही है, ये बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है, और बॉडी के अंदर जब रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो आपको दवाई की डोज बढ़ानी पड़ेगी। या फिर मैं जैसे एंटीबायोटिक की बात कर रहा था, तो एंटीबायोटिक की हायर जनरेशन अगर आपको मिलेगी, आपको इमीडिएटली असर हो जाएगा। ओके। तो इसलिए जब हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे अगर दवाई मिलती है वो हायर जनरेशन की मिल रही है, तो हायर जनरेशन की दवाई मिलेगी, तुरंत असर करती है, और हम कहते हैं देखो यहाँ के डॉक्टर कितने अच्छे हैं। तो ये बात, आई थिंक ये फैक्ट है इसके पीछे। सर मैं एक और सवाल करना चाहूँगी, जेनरिक मेडिसिन को लेकर है, बिकॉज लोगों का मिथ है या रियलिटी है, ये मैं आपसे ही पूछूंगी कि जेनरिक मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो थोड़ा स्लो होता है, इसलिए लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। लेकिन इससे पहले जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। ठीक है, ये भी अगेन फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद आम पब्लिक को तो अवेयर कर ही रहा है, साथ में हमारे जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इससे पहले जाता हूँ, आपको बताता हूँ एक स्टडी के बारे में जिसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी स्टडी और बायो इक्विवेलेंस स्टडी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है?
नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है बायो अवेलेबल, मीन्स बायोलॉजिकल फ्लूइड में जितनी ड्रग अवेलेबल है उसको हम कहते हैं ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। ओके। मीन्स अगर आपने कोई ड्रग खाई, किस रेट के साथ, किस एक्सटेंट के साथ बॉडी के अंदर अनआयोनाइज्ड ड्रग पहुंची, ओके। जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है जिसको हम ब्लड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अभी एक्स मार्केट के अंदर ड्रग लॉन्च है जिसको यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है, सीडीएससीओ का अप्रूवल मिल चुका है, वो एक्स फार्मा ने बनाया था और अप्रूवल ग्रांटेड है उसको। हाँ जी। उसका एक पेटेंट टर्म होता है, लेट से 5 साल का है या 10 साल का है। अब वो पेटेंट टर्म जब एक्सपायर होने वाला है तो वाई जेड ए बी सी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्टार्ट कर देती हैं अपना काम। वो क्या करती हैं? बायो इक्विवेलेंस स्टडी करती हैं। अब ये क्या होता है कि एक ड्रग दूसरी ड्रग के कितना बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। ओके। अगर वो बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट होगी तब तो काम चलेगा, और अगर नहीं होगी तो वो लॉन्च ही नहीं हो पाएगा। ओके। तो जैसे नई ड्रग के लिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, सेम ऐसे ही जेनरिक के लिए एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। और अगर एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन के अंदर जो मेरी एक्स ड्रग है जो कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिसको एफडीए का अप्रूवल मिला था, और मेरी जो ड्रग जो मैं बना रहा हूँ मेरे को उसको मार्केट में लॉन्च करना है, तो मुझे कंपैरिजन तो चाहिए। और मेरे को कंपैरिजन के लिए एक स्टडी मिली हुई जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है मार्केट में, तो मेरी ड्रग अगर उससे बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होगी, उतना असर नहीं दिखा रही होगी, तो वो मार्केट में लॉन्च ही नहीं होगी। ओके। तो ये सिर्फ क्योंकि लोगों का रुझान जेनरिक की तरफ बढ़ रहा है, सस्ती मेडिसिन होती है, तो वो एक कहावत है कि सस्ता मिल रहा है तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। तो इसी टाइप से वो भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ। अदरवाइज जितने भी अभी अगर इस टाइप की चीज होती तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रधानमंत्री जन औषधालय खुल जाते? आपको क्या लगता है कि सरकार इस टाइप का काम करती कि वो गलत चीज मार्केट के अंदर लॉन्च करती? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उनका भी उद्देश्य यही है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी हमारे बीपीएल उसमें आते हैं, जो हायर कॉस्ट ऑफ मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक तो ड्रग पहुंचनी चाहिए। जी। आपका क्वेश्चन जो कि होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन को पहचाने कैसे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जो कि शायद हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। रीजन क्या है? ब्रांडेड के ऊपर भी रेट लिखे हुए हैं, सपोज करो 100 रुपये, जेनरिक के ऊपर भी 100 रुपये लिखे हुए हैं। मेडिकल स्टोर वाला जानता है ये जेनरिक का है, ये ब्रांडेड का है। और जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं वहाँ तो एक लेमैन जाता है, और जब लेमैन जाता है तो उसने मांगा आपको, सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूँ, पैरासीटामोल। अब वो पैरासीटामोल उसको जेनरिक की मिल रही है या फिर ब्रांडेड की मिल रही है, ये तो मेडिकल स्टोर वाले को पता है। अब अगर मतलब जो कंपनीज हैं वो इतना काम करना स्टार्ट कर दें, जो जेनरिक की है उस पर जेनरिक लिख दें, जो ब्रांडेड की है उस पर ब्रांडेड लिख दें, तो उससे अवेयरनेस भी होगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और गरीब आदमी अगर वो दवाई लेना चाहता है तो वो ले लेगा, ब्रांडेड अगर अफोर्ड कर सकता होगा तो ब्रांडेड ले ले। जी। तो ये इनिशिएटिव चाहिए। ओके। ये इनिशिएटिव अगर हो गया तो शायद इंडिया के अंदर कोई भी आदमी इलाज की वजह से परेशान नहीं है। जी सर, एक और सवाल है, जब एक पेशेंट एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि ये दवा मत लो, मैं लिख के देता हूँ। ऐसे केसेस में असली कंसर्न पेशेंट का होता है या ब्रांड का? हाँ, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन वाली बात आ जाती है। रीज़न क्या होता है, जैसे हम खाली मेडिसिन को मत लीजिए, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए। पहली बात तो जो पेशेंट है वो दूसरे डॉक्टर के पास स्विच क्यों होना चाह रहा है, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डॉक्टर आज के टाइम में अगर मैं देखूँ कि डॉक्टर के पास बहुत लंबी ओपीडी है, उसके पास हो सकता है 100 पेशेंट की ओपीडी हो, 200 पेशेंट की ओपीडी हो, तो वो प्रॉपर टाइम अगर अपने पेशेंट को दे पा रहा है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास पेशेंट कभी स्विच ही नहीं होगा, गारंटी की बात है। क्योंकि वहाँ पे वो खुल के बात कर पा रहा है, और सारे के सारे डॉक्टर वेल एजुकेटेड हैं, सब ने एक जैसी पढ़ाई की है, सब मेडिसिन के बारे में जानते हैं। मेडिकल जिसके बारे में नहीं जानते, जो नई ड्रग लॉन्च होती है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात वहाँ तक रख के आते हैं, तो वो अपनी ड्रग के बारे में भी पता लग जाता है। तो वहाँ पे पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो साइकोलॉजी को समझेंगे तो शायद काम हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या है कि पेशेंट के पास भी इतना पेशेंस नहीं है, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, क्विक एक्शन, कि मैंने अभी दवाई ली तो अभी क्विक एक्शन आना चाहिए। जी। तो उसके लिए तो फिर इंजेक्टेबल्स है ना, तुरंत इंजेक्शन लगवाइए, क्योंकि इंजेक्शन के अंदर वो चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि टैबलेट आप ले रहे हैं तो टैबलेट सबसे पहले जाके डिसइंटीग्रेट होगी,
वो टाइम लेगी, फिर डिसॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर मेटाबोलाइज होगी, फिर जाके निकलेगी। तो स्टेप्स तो फॉलो होने में टाइम लगेगा। मतलब अगर इंजेक्शन अगर आपको 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर असर दिखा रहा है तो वही टैबलेट आपको 15 से 20 मिनट ले लेगी स्टार्ट होने में। मतलब प्रॉपर ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक, मतलब प्रॉपर नहीं आएगा, स्टार्ट होने में इतना टाइम लगेगा जी। तो ये चीज़ है। एक क्वेश्चन और है, अक्सर लोगों को यही कन्फ्यूजन होती है कि एक दवा जो है वो कब तक लेनी चाहिए, क्या जब सिम्टम ख़त्म हो जाए तभी उसका एंड कर दें, या जब तक उसका कोर्स पूरा ना हो तब तक उसे लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एक तो होता है डोजिंग फ्रीक्वेंसी कि कोई दवाई दिन में कितनी बार लेनी है जी, और एक होता है कि दवाई कब तक चलेगी। जैसे कि मैं टीबी की बात करता हूँ तो टीबी का ट्रीटमेंट बड़ा लंबा है, तो यहाँ पे डॉक्टर आपको बताएगा, इवन अब तो सरकारी अस्पतालों में टीबी की दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। आप सरकार का तो पूरा एक 2025 में इंडिया को टीबी मुक्त करने का अभियान है कि 2025 तक हम इंडिया में टीबी मुक्त हो जाएंगे जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयाँ इसके लिए जो सरकारी डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे मुफ्त में मिलती हैं। वहाँ पे अगर आपने ट्रीटमेंट छोड़ा तो समझ लो आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और आपको ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा वो बोला। लेकिन अमूमन नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में हम जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं हर कोई ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हूँ। यहाँ पे डॉक्टर कितना भी बोल दे कि आपको 5 दिन दवाई खानी है, 3 दिन ही खाएंगे आए थे, तो अगर मेरे को तीसरे दिन असर हो गया मैं शायद चौथे दिन दवाई लूँगा ही नहीं। बिल्कुल, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी मतलब इन सब चीज़ों की अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं हो जी। तो अल्टीमेटली एम ये है कि जो बताया गया है रेजिम वही और जितनी बार लेनी है वो जरूरी है। सर एक और सवाल है, कुछ टैबलेट जो है वो बस ये जानना है क्या उनकी इफ़ेक्टिवनेस है ये या सिर्फ ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है। जैसे अभी एक आर्टिकल आया है, बुखार है तो डोलो खा लो, सर्दी हो गई डोलो खा लो, तो लोगों ने डोलो 650 को एक चॉकलेट की तरह खाया है। तो क्या है ये, क्या ब्रांड प्रमोशन हो रहा है या सच में लोगों को फ़ायदा दे रही हैं, क्या है एक्चुअली में? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम अगर ज़्यादा पीछे नहीं जाते, मुश्किल से 3 साल 4 साल पीछे जाते हैं जब कोरोना था तो कोरोना में एक दवाई ने बहुत काम किया जिसका नाम था डोलो। रीज़न क्या है, पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही थी और अब हो सकता है देखो कंपनी का हाथ हो उसके पीछे, मुझे नहीं पता। हाँ जी। लेकिन एक व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन घूम रही थी जी। खाली आप डोलो का नाम मत लीजिए, जिंकोविट भी उसके अंदर था और भी बहुत सारी एन नंबर ऑफ मेडिसिन थी जी। तो वो ऐसे बिकी हैं कि मार्केट के अंदर इन दवाइयों की शॉर्टेज पड़ने वाली है और घर के अंदर मतलब इनफैक्ट खाली एक इंसान ये ना सोचे कि मैंने नहीं ली, जो फार्मा प्रोफेशन से जुड़े हुए भी लोग थे उन्होंने भी डोलो या फिर XYZ कोई सी भी दवाई जो कि हमारी फीवर को रिड्यूस कर सकती थी उसको लिया है। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की गोली अमूमन अब असर करना बंद कर रही है, बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, तो इसलिए उसकी डोज 650 mg की जो डोलो की आप बात कर रहे हैं, मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे हो सकता है कि कंपनी को ये लगे कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या आपने कोरोना के टाइम का पूछा है तो कोरोना में दवाई जरूर चाहिए, बट आई थिंक लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए पैरासीटामोल 650 mg किसी भी कंपनी का आप लीजिए असर तो सेम दिखाएगी क्योंकि अप्रूवल तो उसको भी मिला है, हाँ जी, ट्रायल्स तो उसके भी हुए हैं, तो वो तो एक पर्टिकुलर सपोज करो ये वर्ड ऑफ माउथ से चलता है बेसिकली। एक अगर एक्स गोली खाने से सही हो गया तो दूसरे को भी वही सजेस्ट करता है। मैंने आपको बताया था रीजंस कौन कौन से होते हैं, तो ये यहाँ पे उस चीज़ का असर है, ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग है जिसके लिए कंपनी को पैसा भी खर्च नहीं करना जी। क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का डॉक्टर पर प्रेशर होता है स्पेसिफिक ब्रांड को प्रिस्क्राइब करने का, और अगर ऐसा है तो क्या ये एथिकल है? देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कहानी अगर मैं बताऊं आपको तो बड़ी कहानी में आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली फार्मा से ही कनेक्टेड लोग होते हैं जी, जो कि डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के देखिए 2 हाथ हैं, एक हाथ पकड़ रखा है लैब वाले ने, दूसरा हाथ फार्मेसी वाले ने, क्योंकि सबसे पहले डायग्नोसिस होगी, डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर बता पाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है, हाँ जी, और उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में तो फार्मा कंपनीज को पता है, उन फार्मा कंपनीज ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हायर किए हैं, हाँ जी। तो आप ये बोल रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन का प्रेशर होता है? नहीं,
एक अच्छी मेडिसिन पेशेंट तक पहुंचे, इस चीज के लिए कंपनी हायर करती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ओके। और वहां पे भी वो जाके डॉक्टर के पास उस ड्रग की अच्छी से अच्छी जो भी खूबियां हो सकती हैं उसको बताते हैं। हाँ जी। अगर डॉक्टर उसके लिए उसको सैंपल भी दे के आते हैं डॉक्टर्स के पास, और वो डॉक्टर सैंपल पब्लिक को देते हैं, उस पर चेक भी किया जाता है। अगर वहाँ पे डॉक्टर को रिस्पॉन्स सही मिलता है तभी वो आगे लिखेंगे। आप भी जानते हैं कि डॉक्टर भी अनएथिकल प्रैक्टिस तो करेंगे बट सर अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर्स जो आसपास के जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन्हीं पर से ही क्यों कहते हैं कि वहाँ से ही परचेज कीजिए, आप कहीं और से परचेज नहीं कर सकते? ये चीज़ें क्यों आ रही हैं सामने? हाँ, ये आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि हमारे मार्केट के अंदर दो टाइप की कंपनीज हैं। एक है पीजी बेस्ड कंपनी, जिसको प्रोपेगेंडा बेस्ड कंपनीज बोलते हैं जी। पीजी बेस्ड कंपनीज के साथ ऐसा सिनेरियो है कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। वो अवेलेबिलिटी सिर्फ वही स्टॉकिस्ट ही करा सकता है जिसके पास उसका स्टॉक है। ओके। अदरवाइज मैं फ्रंट लाइन कंपनीज की बात करूं, ये तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं। आप पलवल के अंदर हैं, आप दिल्ली के अंदर हैं, फरीदाबाद के अंदर हैं, आप राजस्थान के अंदर हैं, कहीं पे भी आप जाइए, जो ब्रांडेड मेडिसिन होंगी उस ब्रांडेड मेडिसिन की अपनी एक वेबसाइट भी है, एक कंपनी है। ओके। अब प्रोपेगेंडा बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। जैसे कि सपोज करो मेरे को दवाई स्टार्ट करनी है, मेरे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है तो मैं दवाई मतलब कैसे बनवाऊंगा? तो मैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाऊंगा। ओके। और जब मैंने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराई तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग तो मैं कर रहा हूँ। भाई इससे पहले क्या रूल था, पहले तो सिर्फ हमारा जो नाम मार्केटिंग वाले का नाम ही नहीं आता था। पहले तो थर्ड पार्टी जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग वाले ने अपना नाम लिख दिया कि वहाँ से बनी है। मार्केटिंग किसने की? मार्केटिंग की पीजी बेस्ड कंपनी ने। अब ये जो पीजी बेस्ड कंपनी है ये इस पे कुछ भी रेट डलवा सकती है, मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकती है। तो अमूमन आप देखेंगे ऐसी ड्रग्स पे रेट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, और आप इनको गूगल भी करके देख लेना, ये गूगल पे भी आपको मिलेंगे नहीं। 1mg.com, कितने सारे बहुत सारे अलग अलग वो हैं जिससे आजकल लोग ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाते हैं जी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब शायद स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है कि इस टाइप की कंपनीज जितनी भी काम कर रही हैं एथिकल तरीके से काम करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिस ना करें। जी सर, मेडिसिन परचेज करते वक्त एक आम आदमी को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मेडिसिन परचेज करते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर अमूमन लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, कि प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाई लिखी हुई है वो प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई सबसे पहले मेरे को मिल जाए। अभी यहाँ पे फार्मासिस्ट का काम आता है काउंसलिंग का। होता क्या है कि कई बार एक दवाई अवेलेबल नहीं है, फार्मासिस्ट को पता है इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, लेकिन कई बार बहुत रिलेक्टेंट होता है पेशेंट कि डॉक्टर ने यही लिखी है तो यही चाहिए मुझे। अब वो जब पेशेंट जब डॉक्टर के पास वापस जाता है, उनसे बोलता है कि बाहर तो ये दवाई ही नहीं है, भाई अल्टीमेटली इन्वेंट्री कभी तो खत्म होगी। हो सकता है उसके बाद बफर स्टॉक भी खत्म हो चुका हो और पीछे से ही शॉर्ट पड़ रही हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही हो प्रॉपर अच्छे तरीके से, मतलब पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूट दिया जा सकता है। और जो चेक करने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हमेशा जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनकी आप दवाई लें, जेनरिक की भी ले सकते हैं, बट जो एक्सपायरी डेट है उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी तो आप देखेंगे और जो साइंस हमारी जो फार्मा की जो जा रही है उसने बहुत तरक्की कर ली है। अभी आप देखेंगे कि उसके ऊपर बार कोड भी होते हैं अब, जो कि पहले नहीं होते थे। और आपने जैसे डिस्प्रिन ली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैम जैसे डिस्प्रिन की दवाई का नाम ले रहे थे तो इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो अब आप क्या देखेंगे कि पहले पूरे स्ट्रिप के ऊपर, पूरी ब्लिस्टर के ऊपर सिर्फ एक जगह नाम लिखा होता था किसी एक मेडिसिन का। अभी आप देखेंगे 10 टैबलेट हैं तो 10 के ऊपर नाम लिखा होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा मैम? उससे ये फ़ायदा होगा, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर दवाई रखी हुई है, एक खाई, पहले तो ये होता था कि एक खाई और उसी साइड से ही वो रैपर जो उसका था, जो उसकी स्ट्रिप थी, वो वहाँ से फट गई। अब मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है कौन सी दवाई है, लेकिन अभी जब 10 पे लिखा हुआ है तो मुझे पता लगेगा। मेरे को अगली बार जब दवाई लेनी होगी मुझे पता है ये टैबलेट मेरे पास रखी है। तो पहले तो वहाँ से अगर उसका वो टीयर हो गया तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा तो मेरे तो वो वेस्ट है मेडिसिन, वो तो फेंकी जाएगी। तो यहाँ से बच गई। दूसरा, बार कोड लग गया। आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे भी आजकल बार कोड स्कैनर रहता है, आप स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक की ले सकते हैं कि ये कौन सी दवाई है। अगर इनकेस वो भी दिखना बंद हो गया तो बार कोड से आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो तरक्की चल रही है इस वाले उसमें, धीरे धीरे और जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। जी,
सर कुछ ऐसी दवाएं भी आई थी मार्केट में जो काफ़ी लोगों ने सुना था कि लोग ले रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं बॉडी में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन स्टिल जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो अभी भी प्रिस्क्राइब कर रही हैं उस दवा को। तो ऐसा क्यों है, और जो वो मिथ आए थे इतने सारे, क्या सच थे या सिर्फ मिथ ही थे? देखिए, अब जब आपने बात की गायनेकोलॉजिस्ट की, तो मैं आपको ज़्यादा 100 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ। ओके। एक फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक टर्म है ट्रेटोजेनिक इफेक्ट। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बीमार हुई, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन उसने अगर कोई दवाई खाई, तो चांसेस आर देयर कि वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि सबसे वीकेस्ट बैरियर होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो है प्लेसेंटा। इसलिए बोला जाता है कि जब भी प्रेगनेंसी हो बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को जो फूड मिलता है वो कहाँ से मिल रहा है? उसी बैरियर के थ्रू, प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू ही न्यूट्रिशन मिल रहा है जी। तो अगर इन केस प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी वुमेन ऐसी दवाई खाती है जिसका कोई साइड इफेक्ट हो, जैसे कि कफ सिरप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कफ सिरप के अंदर कंसंट्रेशन अल्कोहल की ज़्यादा रहती है, मतलब अब तो सब्स्टिट्यूट हो गए हर चीज। हाँ जी। और अल्कोहल आपको पता है मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। तो अगर एक बच्चा जो फीटस में है, जिसका अभी ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है, उसको ऐसी दवाई मिल गई, क्योंकि वो प्रेजेंटा तो क्रॉस करके जाएगी फीटस के पास जाएगी, तो वहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस हैं। अभी एक ड्रग का नाम लेता हूँ मैं, थैलेडोमाइड। वो अगर किसी भी आप फार्मा वाले से पूछेंगे तो थैलेडोमाइड की कहानी से हर कोई डरा हुआ है जी। थैलेडोमाइड डिजास्टर था एक्चुअली। ये ड्रग दी जाती थी प्रेग्नेंट वुमेन्स को। मॉर्निंग में जो थोड़ी सी नींद की समस्या होती है, जल्दी नींद नहीं खुल पाती है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिकनेस होती है, तो ये उसको सही करती थी। ओके। और हुआ क्या, इस ड्रग को लेने के बाद जब बच्चे जो हुए, उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई, लिम्स नहीं थे, 4 लिम्स नहीं थे बच्चों के। 10,000 से ज़्यादा केस ऐसे रिपोर्ट किए गए थे। तो इमीडिएटली इस ड्रग को बैन किया गया था। और क्वालिटी एश्योरेंस जो हम बात करते हैं, QA सर्टिफाइड, आपने आजकल देखा होगा हर जगह, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे जाओ, कुछ जगह आपने सुना होगा ऐसा बोला जाता है ये आर का माल है। आर का माल हेल्थ के साथ तो नहीं चल सकता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हल्का सा कहीं कट है, हो सकता है चल जाए, है ना। मोबाइल में कुछ ऐसा है वो भी चल जाए, जूतों में कुछ ऐसा है वो भी चल जाए। लेकिन हेल्थ के साथ अगर कोई भी दवाई मेरी QA सर्टिफाइड नहीं हुई, क्वालिटी एश्योरेंस वाले, पहले देखो क्वालिटी कंट्रोल वाला टेस्टिंग करेगा, उसने टेस्टिंग करके उसको ओके किया, तो क्वालिटी एश्योरेंस उसको देखेगा कि ये ड्रग ओके है या नहीं है। और जब वो ड्रग ओके हुई, तब जाके ही वो ओके के आगे फॉरवर्ड होती है। अदरवाइज अगर ऐसी कोई ड्रग जिसे QA ने मतलब देखा ही नहीं और उसे सर्टिफाइड कर दिया, तो चांसेस आर देयर कि ऐसे बहुत सारे हेल्थ के नुकसान हो सकते हैं। जी सर, एक और सवाल है, क्या कोई इनिशिएटिव है जिसमें लोग अपनी अनयूज्ड मेडिसिन को रिस्पॉन्सिबली डोनेट या रिटर्न कर सकें? अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ये मिसिंग है। ओके। क्योंकि मेडिसिन टेक बैक ऑप्शन बाहर कंट्रीज में चल रही है, इंडिया के अंदर नहीं है। यहाँ पे तो सबको खुद को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और क्या कोई चांसेस हैं कि ऐसा कभी आने वाले टाइम में ऐसा पॉसिबल हो पाए? देखिए, होप तो हमेशा रखनी चाहिए क्योंकि शायद मुझे इस टाइप के प्रोग्राम करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। हाँ जी। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं शायद ज़्यादा लोगों को नहीं, कुछ लोगों को तो अवेयर मैं भी कर पा रहा हूँ जी। और हो सकता है सुनने के बाद वो भी किसी को अवेयर कर रहे होंगे। तो हो सकता है जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जिसको इनकी तरफ ध्यान देना है, वो ज़रूर ध्यान देंगे। एक ना एक दिन, आज नहीं देंगे तो कल देंगे। अभी हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते क्या कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जैक्टली। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रोटरी क्लब्स हैं, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो कि रेगुलरली हेल्थ कैंप करते हैं। हम उन हेल्थ कैंप वालों से, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उनसे एक थोड़ा सा टाई अप करके, कोलैबोरेट करके हम क्या कर सकते हैं कि इनिशिएटिव ड्राइव, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करो हम स्कूल्स में गए। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पे मिलेंगे, स्कूल्स में मिलेंगे। किसी स्कूल में 1000 बच्चा है तो किसी में 5000 है। तो हमने 1000 स्कूल को सिर्फ ये बोला कि आपके घर पे जो अनयूज्ड मेडिसिन है,
जिसको कि आप सिर्फ कूड़ेदान में डालने वाले थे या नालियों में डालने वाले थे, वो आप हमारे पास ले आइए। अब वो मेडिसिन जब आएंगी तो आपने फार्मासिस्ट की हेल्प से, डॉक्टर की हेल्प से उनको सेग्रीगेट करा लेना है। जब वो सेग्रीगेट हो गई तो आपको पता लग जाएगा आपके पास पेन किलर कितनी है, आपके पास एंटीबायोटिक कितनी है, आपके पास तीसरी कैटेगरी कौन सी है। अब क्या होगा, डॉक्टर के साथ मिलके आपने एक हेल्थ कैंप लगा दिया। तो अब क्या होगा, उस हेल्थ कैंप के थ्रू जो नीडी हैं उन तक वो दवाई पहुंच जाएगी। तो ये काम किया जा सकता है जी। शायद इसमें आप लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक जो आवाज़ है जी, और अल्टीमेटली देखिए आपके चैनल के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो इसको सुनते हैं। तो अगर वहाँ से इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए, रोटरी क्लब भी हमारे साथ मिलेंगे, एनजीओज भी हमारे साथ मिलेंगे, क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ने का काम आपका है। और उसके बाद जो स्कूल्स हैं, आप जब भी मेरी हेल्प चाहेंगे तो मैं चलने को तैयार हूँ। क्या बात है सर, आपने काफ़ी सारी जानकारी हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स को ऑलरेडी दे दी है, लेकिन फिर भी जाते जाते क्या मैसेज है आपका हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए? देखिए, मैं खुद फार्मेसी प्रोफेशन से हूँ, तो ये तो नहीं बोलूँगा कि आप दवाई ना खाएं। हाँ जी। लेकिन फिर भी यही बोलना चाहूँगा कि अननेसेसरी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मुझे एक लॉजिक कभी समझ में नहीं आया। लगभग 140 करोड़ की हमारी आबादी है सर। उस 140 करोड़ की आबादी में अगर मैं टोटल काउंट करने जाऊँ तो लगभग 35 करोड़ परिवार बनते हैं, अगर हम एक फैमिली में 4 लोग काउंट करते हैं। और हर परिवार में लगभग 100 रुपए की दवाई घर पे रखी है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो 3500 करोड़ की दवाई तो घर पे है, जो कि मतलब ऐसी पड़ी है कि जिसको हमें कभी कभी खाना है। फार्मा कंपनी कितना बड़ा टर्नओवर कर रही है, कितना बड़ा बिजनेस कर रही है, इसके बारे में तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो अब दवाई जब एक की जरूरत है, देखिए जिसकी एक्सपायरी 3 साल की है, तो समझ में आता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो बर्बाद होने वाली मेडिसिन है वो पेन किलर्स हैं या फिर सिरप्स हैं। ये धड़ल्ले से घर पे लाए जाते हैं और मुश्किल से 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर हमारी खांसी ठीक हो जाती है, सिरप रख दिया जाता है साइड में, और उसके बाद क्या होता है, वो सिरप का क्लोजर खोला जाता है और सिंक में डाल दिया जाता है। ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं रहा। इंडस्ट्री की जो वेस्ट है, जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वो क्या कर रहा है, इंडस्ट्री की वेस्ट को आने नहीं दे रहा। आप ये सोचिए कि जितनी भी वेस्ट एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं, एसिड यूज करते हैं, तो क्या वो सारा का सारा अपना वाटर को ट्रीट कर रहे हैं? कोई भी ट्रीट नहीं कर रहा। सोचिए जितनी सोसाइटीज हैं उन सबको एसटीपी लगाना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज उनके ऊपर फाइन हो जाता है। तो एक ईटीपी होता है जिसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये केमिकल्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है कि आप जितने भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनको आप पहले ट्रीट करिए, ट्रीट करने के बाद पानी छोड़िए ना। तो टेक अवे मैसेज सिर्फ यही है कि दवाइयों का रिस्पॉन्सिबल यूज आपको सीखना पड़ेगा। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ना लेने जाएं। रीज़न क्या है, हम अपने शायद 200, 300, 400, 500 रुपये बचाने के चक्कर में हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूँगा कि आप फार्मासिस्ट की सलाह से दवाई लें, बिल्कुल भी ना लें जी। आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद ही आपको बता पाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फीवर किस वजह से है, वो फार्मासिस्ट को नहीं पता, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और डॉक्टर फिर आपके टेस्ट कराएगा तब आपको बताएगा। तो दूसरा टेक अवे मैसेज यही है कि आपको विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन की कोई भी दवाई नहीं लेनी है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप जेनरिक और ब्रांडेड वाले को बोल रहे थे, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ये सिर्फ मिथ है, और अगर डिफरेंस होता तो गवर्नमेंट इतना बड़ा इनिशिएटिव को इतने पॉपुलरली नहीं बोल रही। एग्जैक्टली। तो और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हमारी जो मेडिसिन्स हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं है, तो उन वाली मेडिसिन्स के लिए आप मेडिकल स्टोर पे जाएं। अभी तो आप उसे कूड़ेदान में ही फेंक रहे थे, अभी आप उसको सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले को वापस करके आ जाएं, उसके पैसे भी ना लें। आप ये सिर्फ बोल के आ जाएं कि किसी जो भी ऐसा बंदा है जो नीडी है उसको वो दे दे फ्री। तो शायद यहाँ से हमारी एक अप्रोच ऐसी स्टार्ट होगी जहाँ से सब लोग बदलना स्टार्ट हो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक
इतना सर, मैसेज बहुत है। बिल्कुल, इतनी सारी जानकारी आपने ऑलरेडी दे दी है। थैंक यू सो वेरी मच। आप रेडियो महारानी के रेडियो वाला पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई। और मैं यही कहना चाहूँगी, आज ही अपना जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो खाली कर दीजिए, जो एक्सपायरी मेडिसिन से भरा हुआ है। जो सर ने प्रोसेस बताया था, एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अनयूज्ड मेडिसिन जो है वो आप जाकर किसी मेडिकल स्टोर पर दे आइए, या हेल्थ कैंप में भी आप जा सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। और लिसनर व्यूवर्स, आप देखते और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।